हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचा और हम आज बात करेंगे इन्वेंटरी के बारे में। इन्वेंटरी से रिलेटेड गेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इन्वेंटरी से कैसे क्वेश्चन आते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड। तो हम एक क्विक रिकैप करते हैं इन्वेंटरी का और उसके बाद पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे हम बेसिकली, ठीक है ना। तो जो भी हमारी इन्वेंटरी होती है वो बेसिकली किस लिए की जाती है? फ्यूचर पर्पज के यूज के लिए। अब या तो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंटरी कर सकते हैं या रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी कर सकते हैं या इन ट्रांजिट के लिए जो भी हमारे आइटम्स की रिक्वायरमेंट है उनका हम स्टॉकअप या पाइलअप कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंटरी बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेंटरी जो होती है उसमें कुछ कॉस्ट भी इंक्लूड होती है इन्वेंटरी के लिए। अब इन्वेंटरी में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होती है? अगर हम किसी भी आइटम्स का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या कॉस्ट, कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। वो कॉस्ट कौन कौन सी होती है? पहली कॉस्ट होती है नॉमिनल कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट क्या होगा? किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है वो हमारी नॉमिनल कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट है। इसके बाद हमारी एक और कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस कॉस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट, नाम से तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट हम क्यों बियर करेंगे, है ना। हम एक सिंपल एग्जांपल से सारे के सारी चीजों को हम बहुत क्लियरली समझते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक मिल्क की बहुत बड़ी शॉप है और हम उसमें मिल्क पैकेट बेचते हैं, ठीक है। अब मिल्क पैकेट्स की जो भी हमारी कॉस्ट होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉमिनल कॉस्ट कहलाएगा या परचेजिंग कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब सपोज 35 रुपए एमआरपी डली हुई है और जो हमें मिल रही है वो 28 का पर पैकेट मिल रहा है, ठीक है। तो जो नॉमिनल कॉस्ट होगी या परचेजिंग कॉस्ट होगी वो 28 रुपीज इंटू में जितने भी हमने पैकेट्स प्रोक्योर किए हुए हैं। नेक्स्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आइटम आ जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाता है जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, वो ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें कुछ इंश्योरेंस भी बियर करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं आइटम्स का चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो इंश्योरेंस बियर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया। फिर ऑर्डरिंग से रिलेटेड, अभी ये तो मिल्क पैकेट्स मंगाना है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज वाइज हम जब ऑर्डर करते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रोक्योरमेंट करते हैं, है ना। तो उन बड़े बड़े प्रोक्योरमेंट में सपोज हमें फॉरेन से कुछ मटेरियल मंगाना है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन रहता है, हमें जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो वो सारी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है। तो वो सारी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और अन्य सारी जो मिसलेनियस कॉस्ट में लिख रहा हूं, वो सारी कॉस्ट मिला करके क्या बन जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट बन जाएगी। देन आता है होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट से मतलब हुआ जब हमारे पास में आइटम आ गया, हमें डिलीवर हो गया, उसके बाद उस आइटम को हमें रखना है। उस आइटम को रखने की कॉस्ट क्या होगी? सपोज दैट हमारे पास में जो दूध के पैकेट आए हुए हैं, हमने दूध के पैकेट मंगाए, तो उनको हमें एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा। अब उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगा? होल्डिंग कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब जो बड़े बड़े आइटम्स हैं उनका हमने प्रोक्योरमेंट करके रखा हुआ है, तुरंत तो हमें यूज करना नहीं है, लेकिन हमें कहाँ रखना पड़ेगा? उनको वेयर हाउस के अंदर रखना पड़ेगा। तो वो क्या होगी? हमारी होल्डिंग कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। अब एक और कॉस्ट होती है, वो शॉर्टेज कॉस्ट होती है और स्टॉक आउट कॉस्ट होता है। अगर हमारे पास में शॉर्टेज हो गई है आइटम्स की, या आइटम्स की अगर हमारे पास में स्टॉक आउट हो गया है या प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो हमें क्या है? हमें कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एक ऐसी कॉस्ट है, सपोज दैट मुझे मारुति की कार लेनी थी और मैं सर्विस सेंटर के पास गया, उससे बोला कि मुझे मारुति की कार चाहिए। उसने बोला कि नहीं भाई देखो, मारुति की कार जो है वो अभी इस वाले मॉडल की वेटिंग जो है वो 10 महीने है या 2 महीने है, आपको 1 महीने बाद मिल जाएगी, लेकिन मुझे जरूरत अभी है ना। मुझे मान लिया दहेज में देना है, एक कार देनी है। अब कार तो मुझे अभी देना है ना, 1 महीने बाद क्या करूंगा मैं? तो मैं फिर अब मारुति का कस्टमर ना बन करके मैं किसी और ब्रांड का कस्टमर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए यही कॉस्ट क्या हो जाएगी? मारुति के लिए शॉर्टेज कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन होल्डिंग कॉस्ट, देन शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम सीओ, होल्डिंग कॉस्ट को सीएच और जो शॉर्टेज कॉस्ट है उसको सीएस,
और जो हमारी नॉमिनल कॉस्ट है उसको हम, नॉमिनल कॉस्ट को तो हम सी अकेला बोल देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी क्या हो गई, ये सारी कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब हम इसको शॉर्टेज कॉस्ट या बैक ऑर्डर कॉस्ट को सीबी, सीएस और सीबी जो भी आपको मतलब ठीक लगे, क्योंकि फार्मूले आपके लिए है, गेट एग्जाम में फार्मूला तो लिखना नहीं है आपको, है ना। तो जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एक मॉडल की बात करते हैं जिस मॉडल को हमें पढ़ना है ना, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वो है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट करना है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल से रिलेटेड आएंगे। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, इससे मतलब क्या है, हमारा जो भी ऑर्डर है, जो भी क्वांटिटी है, वो हमारी क्या है, पहले से ही डिटरमाइन है, उसकी हमें पता है हमारी डिमांड कितनी होने वाली है और कितने आइटम की हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, ठीक है। वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। अब डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में भी आता है एक फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी से मतलब हुआ कि एक हैरिस विल्सन का मॉडल है, हैरिस विल्सन। अब इनका बोलना है, देखो भाई क्या है कि जो भी तुम्हारी क्वांटिटी है वो तुम्हें मान के चल दिया इन्होंने, जब भी हम कुछ भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है। रियल लाइफ से उसका कोई भी एज सच रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हम एक मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इन सभी मॉडल को पढ़ते हैं। अब सपोज दैट आपकी तो डिमांड एक्चुअल में नहीं पता होती है ना, आप फ्यूचर तो आपको पता नहीं कितनी डिमांड होने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी मान के चले हुए हैं कि जो डिमांड है वो हमें पता है, वो डिटरमिनेंट है कि एक साल में एनुअल डिमांड हमारी डी होने वाली है। एनुअल डिमांड जो है वो डी रहेगी, ठीक है। जो होल्डिंग कॉस्ट है वो सीएच रहेगा, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो सीओ रहेगा, ठीक है। अब हमारा कुछ भी मार्केट में प्राइस वेरी नहीं कर रहा है, वो सभी मान करके हम पहले ही चल रहे हैं फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी के लिए अगर हम बात करें होल्डिंग कॉस्ट की और ऑर्डरिंग कॉस्ट की, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में। हमारी एनुअल डिमांड डी होने वाली है, ठीक है। हम एक चीज समझ लेते हैं, अगर एनुअल डिमांड डी है हमारी और एक बार में हम अगर क्वांटिटी क्यू ऑर्डर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टाइम्स हमें कुछ मंगाना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमें कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा, डी अपॉन क्यू, ठीक है। एक है नंबर ऑफ टाइम्स ऑर्डरिंग, ठीक है। अब हम यहां पर समझते हैं होल्डिंग कॉस्ट के बारे में और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में। अगर हमने जितने नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे रहेंगे एन, अगर एन की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो क्या होगा हमारे लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हर बार बढ़ जाएगी, हर बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, हर बार हमें ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अगर हमारी क्वांटिटी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू अगर ज्यादा रहेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्यू अगर ज्यादा रहेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा और क्वांटिटी अगर हम एक बार में ऑर्डर करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम होल्डिंग कॉस्ट की बात करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, हमें एक बार में जो हमारी इन्वेंट्री के अंदर आइटम पड़ा रहेगा वो ज्यादा लंबे टाइम तक के लिए पड़ा रहेगा, और जो एवरेज क्वांटिटी हो जाएगी इन्वेंट्री के अंदर वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो होल्डिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। जो होल्डिंग कॉस्ट रहेगी वो हमारी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रही है ना। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी को कम करेंगे एक बार में ऑर्डर क्वांटिटी को, तो जो हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट है वो डाउन हो रही है और वहीं पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो कहीं तो तालमेल बैठ नहीं रहा है। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वांटिटी होगा जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों हमारे क्या होंगी, हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो वही हमारे क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। अब जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऐसा क्या हो जाएगा, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर हम यहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ बनाएं,
अगर हमारी क्वांटिटी यहां पर है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर की हुई है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जा रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। वैसे वैसे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चली जा रही है। तो अगर हम देखें तो सबसे दोनों कॉस्ट मिला करके हम अगर देखें तो यहाँ पे इन दोनों कॉस्ट को मिलाया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इन दोनों कॉस्ट को मिलाया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और ऐसे 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 हम देखेंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट का और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने जो बात नहीं की है वो है नॉमिनल कॉस्ट की। अब वो बात क्यों नहीं की हमने, वो भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। नॉमिनल कॉस्ट में क्या है, परचेजिंग कॉस्ट है ये तो। अब जो भी आइटम हमारे ऑर्डर होने हैं वो क्यों ऑर्डर होने हैं, ठीक है, भले ही कम हो या ज्यादा हो। अब हर एक यूनिट की, हर एक आइटम की कुछ ना कुछ प्राइस है, वो प्राइस हमारे चेंज नहीं हो रहा है, वो प्राइस क्या है, सेम है ना। अगर वो कॉस्ट सेम है हमारी, तो हम भले ही क्वांटिटी जो है हमें पूरे साल में डी मंगाना है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बियर होगी, डी इंटू में सी। भले ही हम क्वांटिटी कितना भी ऑर्डर कर लें, है ना, टोटल कॉस्ट तो हमारी एनुअली इतनी ही जाना है, ठीक है। वाले पॉइंट पे प्रॉफिटेबल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, होल्डिंग कॉस्ट बराबर ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है। अगर उन्होंने दे दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अब आपको कैलकुलेट करना है होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, जो फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है उससे, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करेंगे, ईओक्यू की बात करेंगे, तो ईओक्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी इंटू में सीओ अपॉन सी एच। तो जो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में सीओ अपॉन सी एच। सीओ क्या है, ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये क्या है, होल्डिंग कॉस्ट है। ये जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एनुअल बेसिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एनुअल बेसिस के लिए कर रहे हैं, ठीक। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो एनुअल बेसिस पे है, ठीक है। अब तो हमने क्या कर दिया, हमने क्यू क्वांटिटी निकाल दिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास में जो भी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी वो हमारे टोटल कॉस्ट बराबर में क्या होगा, टोटल कॉस्ट बराबर में होगा जो भी हमारी नॉमिनल कॉस्ट है। नॉमिनल कॉस्ट हमारी सेम रहने वाली है, इसलिए हम नॉमिनल कॉस्ट की बात ही नहीं करते हैं। इसलिए हमने एक नया टर्म निकाल दिया है, इसको अब बोलते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और इसके अंदर तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट भी ऐड है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ऐड है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, जो हमारे टीआईसी बोलते हैं इसको, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, वो कितनी हो जाएगी, इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में सीओ इंटू में सी एच। सीओ ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी एच होल्डिंग कॉस्ट है। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, अगर हम फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल की बात करेंगे, इसमें हो क्या रहा है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी में, एक बार हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं हमारी जो क्वांटिटी है वो रिप्लेनिशमेंट जब हो रहा है हमारा, वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। जैसे दूध के पैकेट है, सुबह वेन आई और अचानक से पूरा का पूरा स्टैक हमारा भर गया, ठीक है। अब हम दूध से समझ सकते हैं, मिल्क के पैकेट से समझ सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे हमारे पहले से ही कस्टमर बंधे हुए हैं और 50 कस्टमर को हमें दूध के पैकेट देना है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, जब सुबह सुबह हुआ 50 ऑर्डर हमने मंगाए, फिर सुबह तक हमारे पूरे खत्म हो गए, फिर 50 ऑर्डर मिल्क के पैकेट आए, फिर 50 ऑर्डर खत्म हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमारा चल रहा है। अब इसके लिए कैसे होता है, हमें रोज रात को 7 बजे कॉल करना पड़ता है। जब 7 बजे हमने यहाँ पे फोन कर दिया कि देखो भाई हमें सुबह पहुंचा देना 50 पैकेट, तो हमने 50 पैकेट आ गए हमारे। फिर नेक्स्ट डे जब भी 7 बजे हमने बोल दिया भाई 50 पैकेट मंगा लेना, फिर 50 पैकेट हमारे सुबह आ गए। तो ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, जिसमें रिप्लेनिशमेंट हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। और ये हमारा जो टाइम है जब हमने ऑर्डर किया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है हमारा, लीड टाइम बोलते हैं इसको, टी, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब इतने टाइम में हमारा, अगर हमारे पास में सर्टेन क्वांटिटी क्यू, ए क्यू है टोटल, ए टाइम टी है,
एक क्वांटिटी क्यू है। अगर हमारी क्वांटिटी इस लेवल को टच कर जाएगी, ये क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट हमने 50 पैकेट मंगाए थे, 50 पैकेट से जैसे ही हमारे 5 पैकेट बचेंगे, हमने तुरंत फोन लगा देना है, देखो भैया कल सुबह जाकर के दूध के पैकेट दे दो, बस। ऐसा ही हम इस मॉडल में करते हैं। जैसे ही हमारे पास में एक लेवल तक हमारे पास में यहाँ पे 50 है, धीरे धीरे कम होकर के हमारे जैसे ही 5 है हमने फोन लगा दिया, और 5 से जब जीरो हुआ तब तक फिर से हमारा फिर से नया ऑर्डर आ गया। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, जिसमें हमारा रिप्लेनिशमेंट जो हो रहा है वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है, और फिर हमारा कंजम्पशन चल रहा है। और कंजम्पशन क्या है, एक रेट से चलता है, डी रेट से कंजम्पशन चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, पूरे दिन भर में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फिक्स ऑर्डर मॉडल हो गया, ठीक है। अब हम एक और नए मॉडल की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन दोनों चल रहा है, और हमारा जो मॉडल है वो फिक्स्ड है। मींस हमारी डिमांड फिक्स्ड है और रेट ऑफ कंजम्पशन फिक्स है, रेट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, सब कुछ हमने फिक्स कर लिया है। तो उसमें क्या होगा, और हमारा साथ साथ में जैसे जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी हो रहा है ना। हमारे पास में पहले से ही आइटम प्रोक्योर करके नहीं रखे हुए हैं। सपोज दैट छोले भटूरे बेचते हैं, तो अब छोले भटूरे प्रोडक्शन की हमारी एक रेट है ना। अब छोले भटूरे प्रोडक्शन की एक रेट है और कंजम्पशन की एक रेट है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमने दुकान तो खोल के रख ली है, अब धीरे धीरे हमारे छोले भटूरे बढ़ते चले गए, हमने बनाते चले गए। लोग एक टाइम तक तो तुरंत गरम गरम खाएंगे, मिलते जाएंगे। फिर जब एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी तक हम प्रोडक्शन कर लेंगे, फिर हम बनाना बंद कर देंगे, फिर वही हमारे जब खत्म हो जाएंगे फिर से हम नया प्रोडक्शन करेंगे, यही होता है। तो हम इसको समझते हैं, इस मॉडल को एक बार। हमारी प्रोडक्शन रेट P है, ठीक है, लेकिन हमारा कंजम्पशन भी हो रहा है। तो हमारा जो पाइलअप है, अगर हम टी टाइम में देखें, टीपी प्रोडक्शन टाइम, टीपी टाइम में अगर हम देखेंगे तो हम कितना प्रोडक्शन कर लेंगे, क्वांटिटी क्यू बराबर में टी इंटू में पी, टीपी इंटू में पी, इतना प्रोडक्शन कर लेंगे। लेकिन अब जो हमारी कंजम्पशन रेट है, जो हमारे बिक रहे हैं, बिकने की जो रेट है, जो सेलिंग रेट है, वो क्या है, कम है, ठीक है। वो कंजम्पशन रेट कम है, तो वो डी रेट से सेल हो रहा है, तो डी रेट से सेल हुआ, और फिर यहां पे टाइम टी, यहां पर टी, ठीक है। तो हमारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है क्वांटिटी क्यू का, वो टी टाइम में पूरा का पूरा सेल हो जाएगा। तो क्यू बराबर में टी इंटू में डी हो जाएगा। डी रेट क्या है, कंजम्पशन रेट है, डिमांड रेट है, एक है प्रोडक्शन रेट है। तो हमने क्यू क्वांटिटी हमने इतने बना लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा कंजम्पशन भी साथ साथ में चल रहा है ना, हम साथ साथ में बना रहे हैं और साथ साथ में बेचते भी जा रहे हैं। तो जो हमारा पाइलअप होना था वो पी रेट से होना था, लेकिन अब हम साथ साथ में कंज्यूम भी कर रहे हैं, है ना, साथ साथ में सेल भी कर रहे हैं। तो जो हमारा पाइलिंग रेट होगा वो पी माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में डी रेट से भी कंज्यूम हो रहा है। तो इस क्वांटिटी तक पहुंच करके, अभी यहां तक पहुंचना था एक्चुअली में क्यू को, लेकिन वो पहुंचा कहां तक, यहीं तक पहुंचा, ठीक है। वो क्या पहुंचा, यहां तक पहुंचा, क्यू डस तक, ठीक है। फिर हमने फिर एक नया बैच फिर से लगा दिया, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, ठीक है। जो हमारा आइटम कंज्यूम हो रहा है वो टी टाइम हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टीपी टाइम हो रहा है। अब हम कब फिर नया बैच लगाएंगे, या फिर हम कब उस नया प्रोडक्ट, या फिर हम कब नया छोले भटूरे का फिर से प्रोडक्शन करेंगे, कब करेंगे, जब हमारी एक सर्टेन क्वांटिटी टच कर जाएगी। मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा सपोज दैट हमने 100 छोले भटूरे बना दिए, ठीक है। अब 100 छोले भटूरे से जैसे ही हमारे 5 छोले भटूरे बचे यहाँ पे, फिर हमने एक नया बैच, हमने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी नए बैच के लिए। और अगर हम यहाँ पर बोले ऑफिशियल टर्म में, तो हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग फिर से हमने दे दी कि भाई देखो हमारे पास में अब क्वांटिटी नहीं बची है, नया प्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना है। हम फिर आइटम्स लोगों को जुगाड़ेंगे और सब चीजों को देखेंगे, और फिर हम अपना रॉ मटेरियल निकालेंगे, ये सब करके फिर से हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन भी चल रहा है, साथ साथ में कंजम्पशन भी चल रहा है, वो वाला हमारा एक मॉडल हो गया। ये क्वांटिटी हमें कैसे पता चलेगा कि कितना क्वांटिटी तक हम प्रोडक्शन करें, क्यू वो कैसे करें। हो सकता है कि हम ज्यादा कर दें, कम कर दें, तो इसमें क्या है,
इसमें भी हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करेंगे तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ D इंटू में CO अपॉन CH। D क्या है, एनुअल डिमांड है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट, CH होल्डिंग कॉस्ट। अब हमारा जो भी P माइनस डी और P का हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा यहां पे इंटू में मल्टीप्लाई और हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा हमारा, P अपॉन P माइनस डी का, क्या हो जाएगा, P इंटू में P माइनस। अब ये Q कौन सा है हमारा, क्योंकि ये हमारा Q डैश हमने बताया हुआ है, ये हमने Q बताया हुआ है, तो Q तो एक्चुअली में हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये Q डैश क्या है, जहां तक हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, मींस हम प्रोडक्शन, अगर हम इन्वेंट्री में देखेंगे अपने में, जब हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी इन्वेंट्री पाइलअप होगी वो P माइनस डी से होगी, और एक्चुअल में जो हमारी इन्वेंट्री पाइलअप होगी वो Q डैश तक होगी, ना कि Q तक होगी। तो हमें Q और Q डैश में रिलेशन निकालना होगा, Q अपॉन Q डैश। अब Q बराबर में क्या है, Q बराबर में होगा हमारा TP इंटू में P, और अगर हम यहां पे बात करेंगे तो क्या होगा, TP Q डैश बराबर क्या होगा, TP इंटू में P माइनस डी। TP से TP कट जाएगा तो हमारा P अपॉन P माइनस डी बराबर में Q अपॉन Q डैश आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो हमारी इन्वेंट्री आएगी वो Q डैश आएगी, वो हमारी इससे आ जाएगी, और रीऑर्डर लेवल हमारा ये हो जाएगा। रीऑर्डर लेवल हमारा लीड टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम बोलते हैं, लीड टाइम। और जो भी क्वांटिटी होगी लीड टाइम में वो हम, अब लीड टाइम में यहां पे रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या है, P माइनस डी है, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे केवल हमारा कंजम्पशन हो रहा है, तो यहां पे जो रेट होगा वो डी ही रेट होगा केवल, ठीक है। डी रेट से इम्पटी हो रहा है, यहाँ पे P माइनस डी रेट से फाइलिंग हो रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन प्लस कंजम्पशन वाला मॉडल हो गया, ठीक। अब हम एक और नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, बैक ऑर्डर कॉस्ट की या शॉर्टेज वाले मॉडल की, ठीक है, जहां पे हमारा शॉर्टेज अलाउ होता है। अच्छा, अभी इस वाले मॉडल में हम एक चीज और बोल देते हैं, ये हमारी हो गई क्या, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में CO इंटू में CH, और अंडर रूट में P माइनस डी अपॉन P, ठीक है। हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए P माइनस डी अपॉन P आ जाएगा। अगर इस जो फैक्टर है, इस फैक्टर को अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, और अगर हम यहां पर, ये हमारा एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ है, अगर इसको देखें तो क्या है, 1 से बड़ा है। अब हम एक और बात करते हैं बैक ऑर्डर कॉस्ट की या शॉर्टेज कॉस्ट, बैक ऑर्डर और शॉर्टेज मॉडल की। इसमें क्या होगा, जैसे ही हमने बताया मारुति का एग्जांपल लिया था, अगर हमारे मानिए शॉर्टेज हो गया तो शॉर्टेज में क्या होगा, हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है ना, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेज कॉस्ट बोलते हैं, CS, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से हमने समझ लिया था, अब हम यहाँ पर एक मॉडल बना देते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा ऑर्डर क्वांटिटी Q है, लेकिन जब तक हमारा शॉर्टेज नहीं होगा, है ना, तब तक हम ऑर्डर नहीं देने वाले, क्योंकि ये आइटम कैसे पेरिसेबल आइटम है, पेरिसेबल आइटम है या बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है। इन सभी आइटम्स के लिए हम बैक ऑर्डरिंग अलाउ करते हैं या शॉर्टेज अलाउ करते हैं। अब मान लिया गोल्ड का सामान है, अब गोल्ड बहुत महंगा आ गया है, तुम गोल्ड के सामान बना करके रखोगे, नहीं रखोगे, पहले ऑर्डर लोगे, भैया देखो मुझे चाहिए हार, और हार चाहिए 10 तोला का, 10 तोला का हार चाहिए, ऐसा सा बनना चाहिए, देखो, तो तुम बना के थोड़ी रखोगे उसको, तुम क्या बोलोगे, ऑर्डर लोगे, ऑर्डर लेने के बाद में फिर तब बनाओगे, है ना, तब बनाओगे ना। तो बस वही होता है। ये क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी Q हो गया, टोटल क्वांटिटी कितना है, Q है, ये हमारा क्या है, शॉर्टेज है, S शॉर्टेज हो गया हमारा। यहां पे जो कॉस्ट लगेगा वो CH होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, यहां पे तो कोई है ही नहीं, जैसे आइटम आया वैसे भी क्या शॉर्टेज है, क्योंकि इतना क्या है, शॉर्टेज हमने अलाउ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, CS आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट आएगा। अगर हम इस कंडीशन में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ D इंटू में CO अपॉन CH। ये तो हर किसी पे रहना है, पहले वाले मॉडल के लिए भी रहना है, दूसरे वाले मॉडल के लिए भी रहना है, और इस मॉडल के लिए भी रहना है। अब डिफरेंस कहां पे आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहां पे CS होल्डिंग कॉस्ट प्लस CH
होल्डिंग कॉस्ट प्लस शॉर्टेज कॉस्ट अपॉन CS शॉर्टेज कॉस्ट। ठीक है, जो भी हमारी शॉर्टेज कॉस्ट है या बैक ऑर्डर कॉस्ट है वो हमारा टर्म्स आ जाएगा। क्लियर, ये क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ये हमारा मॉडल हो गया। अब ऐसे ही हमारी टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट क्या हो जाएगा, बराबर में 2 टाइम्स ऑफ D इंटू में CO इंटू में CH। ए एज इट इज रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा CS अपॉन CS प्लस CH। इसको हम बैक ऑर्डरिंग कॉस्ट CV भी बोल सकते हैं, CS भी बोल सकते हैं, या H भी बोल सकते हैं, S भी बोल सकते हैं। जो भी टर्म रखना है, ये तो हमारे खुद से रखे हुए पैरामीटर है ना, इनको तो हम खुद से चेंज कर सकते हैं। तो CS अपॉन CS प्लस CH हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गई जब हमारा शॉर्टेज है उस कंडीशन में। ठीक है, एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाता है, वो है मॉडल सेंसिटिविटी और रोबस्टनेस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, है ना, और जिससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इससे अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं उसी से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो मॉडल सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं, मॉडल सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं, या रोबस्टनेस की बात कर लेते हैं। ये है क्या, ये बहुत इजी है, बस नाम बड़े हैं दर्शन छोटे वाली बात हो गई है। अब नाम बड़े कैसे हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, रोबस्टनेस, मॉडल सेंसिटिविटी। मॉडल मींस हमने जो इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया वो, और सेंसिटिविटी इसकी कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है। सपोज दैट मैं हूं एक सपोज दैट मैं कोई व्यापारी हूं और मैं मिल्क के पैकेट बेचता हूं। ठीक है, मैं अपने मन से बेच रहा हूं कुछ भी क्वांटिटी ऑर्डर करके। ठीक है, अब मान लिया दूध का पैकेट जो है वो 5 दिन तक मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं हर दिन ऑर्डर कर रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 दिन के ऑर्डर एक साथ भी मंगा सकता हूं, 3 दिन के ऑर्डर भी एक साथ मंगा सकता हूं और उनको दे सकता हूं। ठीक है, अब लेकिन मैं हर दिन मंगा रहा हूं, हर दिन सेल कर रहा हूं, तो क्या होगा ना, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। लेकिन मैं अगर क्वांटिटी कम मंगा रहा हूं तो मुझे छोटा सा ही तो रेफ्रिजरेटर खर्च करना पड़ रहा है जिसमें दूध पैकेट को स्टोर करना है। लेकिन अगर मैं 3 दिन का स्टोर करके रखूंगा तो बड़े बड़ा वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए रहेगा, है ना। तो हमारी क्या है, एक हमारी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो जो मॉडल सेंसिटिविटी है, रोबस्टनेस है, वो होती है हमारी जो अगर मैं बिना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के आइटम्स को परचेज करूं या प्रोक्योर करूं तो मेरी कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी। क्लियर, अब मेरी कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी तो उस और क्वांटिटी क्यू के लिए मेरी कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर होगी। अब अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेके नहीं चल रहा हूं, है ना, तो मेरी कुछ कॉस्ट बियर होगी। लेकिन अगर मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो किया तो मेरी कॉस्ट क्या लगेगी, कम से कम लगेगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, मॉडल सेंसिटिविटी है या मॉडल रोबस्टनेस है। मॉडल सेंसिटिविटी क्या होती है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो मैं अपने मन से मंगा रहा हूं बिना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इस्तेमाल किए हुए, वो अपॉन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर मैं इस इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करूं, इन इन्वेंट्री मॉडल को फॉलो करूं, तब मेरी कॉस्ट इतना बियर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मॉडल सेंसिटिविटी बोलते हैं या रोबस्टनेस बोलते हैं। अब एक बार हम तीनों मॉडल को एक साथ देख लेते हैं और जिससे कि हमारा सारा का सारा कंफ्यूजन एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 मॉडल देखे हैं। पहला है फिक्स्ड ऑर्डर, दूसरा है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है प्लस कंजम्पशन भी हो रहा है, और तीसरा मॉडल देखा जिसमें हमारा बैक ऑर्डर अलाउड है या शॉर्टेज अलाउड है। ठीक है, इनमें 2 ही फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और दूसरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है क्यू बराबर में, इसमें क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में डी CO अपॉन CH। ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये होल्डिंग कॉस्ट है। अगर यही हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन मॉडल की बात करेंगे तो इसके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में CO अपॉन CH इंटू में प्रोडक्शन रेट है हमारा
और कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन रेट है, तो क्या होगा P अपॉन P माइनस डी। यही P अप इंटू में P माइनस डी। यही अगर हम शॉर्टेज की बात करेंगे तो Q बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डी CO अपॉन CH। इतना तो हमारा रहना ही रहना है, शॉर्टेज अलाउड है, इसलिए क्या हो जाएगा शॉर्टेज प्लस होल्डिंग अपॉन शॉर्टेज। यहां पर लिख लेते हैं एक बार, Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी CO अपॉन CH। ए भी अंडर रूट वाला फैक्टर है और इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा हुआ है। क्या है अंडर रूट में फैक्टर में CS प्लस CH अपॉन CS। ठीक है, तो अभी हम देखें इसमें क्वांटिटी Q तो हमारी सेम है Q स्टार, लेकिन इस वाले में क्या है हमारा एक फैक्टर ए आ गया है, इस वाले में भी ए फैक्टर आ गया है। अगर हम इन दोनों फैक्टर को देखें, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन फैक्टर है वो क्या है एक से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसमें भी ये जो फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे तो जो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है प्रोडक्शन वाले केस में वो भी एक से बड़ा है और इसमें भी एक से बड़ा है। अब हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में CO इंटू में CH होगा। और यही हम प्रोडक्शन कंजम्पशन मॉडल में बात करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर में 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में CO इंटू में CH। लेकिन इसमें क्या है हमारी कॉस्ट इतनी है, इसमें भी यही है। इस वाली कंडीशन में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो और कम हो जाती है, इसमें एक फैक्टर इन आ जाता है। क्या आ जाता है P माइनस डी अपॉन P। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पे क्या हो गया, ये वाला जो फैक्टर है वो क्या है ये एक से बड़ा है और यहां पे क्या है एक से छोटा है, ये एक से बड़ा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या एक से बड़ी थी, यहां पे एक से छोटी है। अगर हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यहां की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ डी CO डी CH। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर में बैक ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी इंटू में CO इंटू में CH। ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके मल्टीप्लीकेशन में एक और फैक्टर आ जाएगा, वो क्या होगा CS अपॉन CS प्लस CH। ठीक है, अब ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या है एक से छोटी है। ठीक है, तो जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो हमारी इतनी आ गई है, इस वाली कंडीशन में इतनी आ गई और इस वाली कंडीशन में इतनी आ गई। अगर हम देखें फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी से क्वांटिटी जो Q है जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो यहाँ से ज्यादा है इसमें ज्यादा है, लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट जो है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इस वाले मॉडल में भी कम है और इस वाले मॉडल में भी कम है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल हो गए। एक हम और बात कर लेते हैं जो है हमारा प्राइस ब्रेकअप मॉडल। अब हम एक और मॉडल की बात कर लेते हैं, वो है हमारा प्राइस ब्रेकअप मॉडल। अब प्राइस ब्रेकअप क्या बोलता है, कभी कभी होता है कि अगर हम क्वांटिटी ज्यादा ऑर्डर करते हैं, जैसे बिग बिलियन सेल होती है, बिग बिलियन सेल में होता है अगर हम 50,000 की सेल कर देंगे तो हमें कुछ कम का आइटम मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली जब हम बल्क में आइटम परचेज करते हैं तो हमें क्या मिलता है कुछ ना कुछ कॉस्ट में कंसेशन मिलता है, छूट मिलती है। तो वही क्या है प्राइस ब्रेकअप मॉडल है या डिस्काउंट मॉडल है। जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, लेकिन क्वांटिटी में जैसे ही हम एक सर्टेन क्वांटिटी से हम ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो हमें क्या है कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारे डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। एक और डिस्काउंट दे दिया तो हमारी इस टाइप से प्राइस ब्रेकअप मॉडल होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा प्राइस ब्रेकअप मॉडल है। मींस अगर हम इस क्वांटिटी से ज्यादा का जैसे ऑर्डर करेंगे हमें कुछ ना कुछ प्राइस में कंसेशन मिल जाएगा। ये क्या है टोटल कॉस्ट है। अब यहां पर हमें एक चीज समझने की बात है, इस टोटल कॉस्ट में हमारे दो आइटम की कॉस्ट थी, एक तो नॉमिनल कॉस्ट थी या जो परचेजिंग कॉस्ट थी वो थी, प्लस जो हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट थी। अब इस इन्वेंटरी कॉस्ट में हमारी दो कॉस्ट हैं, एक तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, अब हम नॉमिनल कॉस्ट क्या है, हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस कॉस्ट में मिलेगा, वो नॉमिनल कॉस्ट C पे मिलेगा।
ना कि जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है CH और ऑर्डरिंग कॉस्ट CO है। जैसे जैसे हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और CH होल्डिंग कॉस्ट, इनमें कुछ चेंज आएगा, है ना। और इनके बेसिस पे हम अगर एक बार फाइंड करेंगे हमारी कॉस्ट कहाँ पे कम आ रही है, ठीक है। हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 टाइम्स ऑफ D इंटू में CO अपॉन CH, यही होता है फार्मूला। इससे हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे और फिर हम देखेंगे हमारा किस मॉडल में लाई कर रहा है ना। फिर हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। फिर अगर हमारा टोटल कॉस्ट जितना भी आ रहा है, फिर हमें इस क्वांटिटी पे अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो हम उस पर होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे और फिर हम नॉमिनल कॉस्ट निकालेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे किस मॉडल में हमें फायदा हो रहा है, हमें डिस्काउंट लेने से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइस ब्रेकअप मॉडल हो गया या डिस्काउंटेड मॉडल हो गया। अगर कोई भी इंडस्ट्री है जो किसी भी आइटम का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसके पास में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनकी उसको जरूरत है, तो हर पार्ट्स की इन्वेंट्री वो अलग अलग करना पड़ेगा। अब वो किस बेसिस पे करती है, तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं, या इन्वेंट्री सिलेक्टिव मॉडल बोलते हैं इनको, या इन्वेंट्री सिलेक्टिव रूल बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री सिलेक्टिव रूल की हम एक बार बात कर लेते हैं, क्या क्या है। जैसे ABC मॉडल है, VED मॉडल है, SDE मॉडल है, FNSD है और HML है। तो ABC में क्या है, ABC में ऐसे आइटम, A में कैटेगरी में वो आइटम आते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। A कैटेगरी में हम उन आइटम को रखते हैं जिनकी इन्वेंट्री हम नहीं रखते हैं, B जिनकी हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रखते हैं, और C जिनकी इन्वेंट्री हम बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं, जैसे गोल्ड्स हो गए। अब सपोज दैट एक गोल्ड की शॉप में हम किन आइटम को कम से कम रखेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है पर्सन टू पर्सन, उनको हम कम रखेंगे। B में ऐसे आइटम जिनमें प्रोडक्शन में वेरिएशन कम से कम हो सकता है, या जिनमें चॉइसेस लोगों की गिनी चुनी होती है, उनमें कोई भी ले सकता है। और C जिनमें कोई चॉइस ही नहीं है, जिनमें बहुत सारी इन्वेंट्री हम रख सकते हैं, या प्राइस हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे मॉडल क्या हो गए, ABC हो गए। अब VED वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल, अगर हमने इन आइटम्स को नहीं रखा तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्टॉप हो जाएगा। एसेंशियल, अगर हमने इनको नहीं रखा तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं करेगी, कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा उसके ऊपर। और डिजायरेबल, जिनका अभी तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। अब SDE में अवेलेबिलिटी के ऊपर है, ये किसके ऊपर है, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। स्केर्स, डिफिकल्ट एंड इजिली अवेलेबल, मींस ऐसे आइटम जो बहुत ही रेयरली मिलते हैं। जैसे अभी हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप मंगाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक चिप के लिए सबसे ज्यादा डिजायरेबल कौन सा चीज है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो उन्हीं की अवेलेबिलिटी जो है वो स्केर्स है, और इसलिए चाइना क्या है, मोनोपोली कर रहा है अपना, और इसी की वजह से स्केर्स मटेरियल की वजह से या स्केर्स मिनरल्स की वजह से चाइना अपनी USA के ऊपर मोनोपोली चला पा रहा है ना, केवल स्केर्स मिनरल की वजह से। डिफिकल्ट, जिनका मिलना डिफिकल्ट है लेकिन बहुत मिल जाएगा तुम्हें, ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ऑयल रिजर्व, इंडिया की लगी पड़ी है किसके लिए, ऑयल रिजर्व के लिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट है मिलना, ये हर जगह पे नहीं मिल रहा है। अब वेनेजुएला रसिया से लेता था, रसिया से मना कर दिया, ईरान से लेता था, ईरान से मना कर दिया, अब बचा क्या, फिर वेनेजुएला से लेना पड़ रहा है। USA से लेगा तो उसको फाइनली ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा, तो ये डिफिकल्ट है लेना। फिर इजी, ई क्या मतलब है, इजिली अवेलेबल, ऐसे आइटम जो बहुत ही ज्यादा इजिली अवेलेबल है, बहुत इजिली अवेलेबल, कहीं भी मिल जाएगा। अब तुम्हें अगर मान लिया प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक तो कहीं भी मिल जाएगा, तुम 4 कदम दूर चलोगे प्लास्टिक पड़ा मिलेगा, उसको तुम रिसाइकल कर लो, फिर से यूज कर लो। तो ये क्या है, हमारे SD और E कैटेगरी के जो मटेरियल है जिनका हमें इन्वेंट्री रखना है। नेक्स्ट आता है फास्ट, नॉर्मल, स्लो और डेड स्लो। हम FNSD जो हमारी डिलीवरी के बेसिस पे, जिनकी हम फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, या जिनको हम बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। स्लो, इनकी डिलीवरी बहुत स्लो है, रोड जो है वो बहुत खराब है। और D मतलब डेड स्लो, जो बहुत ही रेयरली बहुत खराब रोड है, बहुत अवेलेबिलिटी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या लाने में दिक्कत होगी, वो हमारी डेड स्लो वाली D कैटेगरी आएगी। नेक्स्ट है HML, प्राइस के ऊपर है, हाई, मीडियम एंड लो प्राइस। अगर हमारा प्राइस हाई है, मीडियम है, लो है, उसके बेसिस पे हम इन्वेंट्री का पाइल अप करते हैं, तो वो HML इन्वेंट्री का मॉडल होता है हमारा। अगर आपको वीडियो क्लियर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।